गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 17 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो चुकी है। तो चलिए हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। इंडिया फेयर्स पुअरली इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो इस फेयर्स का मतलब होता है परफॉर्म। तो इंडिया ने क्या पुअरली परफॉर्म किया है, किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये GS3 इकोनॉमिक्स के ही जाएगी। तो गाइस जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें क्या है, देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। इसमें हम मेजर क्या करते हैं कि हंगर को ट्रैक करते हैं ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। इसमें हम क्या करते हैं, 4 पैरामीटर्स को डिटरमाइन करते हैं इसका स्कोर निकालने में। ठीक है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो गाइज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में वर्ल्ड हंगर लाइफ, जो कि एक प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी का। इन दोनों के द्वारा मिल के क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम किन किन पैरामीटर्स पे क्या करते हैं, स्कोर को निकालते हैं। देखो मेनली 3 डायमेंशन है, 4 इंडिकेटर्स हैं। 3 डायमेंशन कौन कौन सी है? इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। और 4 इंडिकेटर्स क्या क्या है? अंडर नरिशमेंट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। देखो स्टंटिंग का मतलब क्या? वो बच्चे जिनकी क्या हाइट कम है एज कम्पेयर टू देयर वेट। ठीक है, सॉरी, एज कम्पेयर टू देयर एज। और वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वो बच्चे जिनका वेट कम है एज कम्पेयर टू देयर हाइट। ठीक है, तो ये होता है। देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हंगर का। ठीक है, इसमें हम रेफर करते हैं एंटायर पॉपुलेशन को, चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों को काउंट करते हैं। एक ही लीड इंडिकेटर है अगर हमको इंटरनेशनल हंगर टारगेट को यूज़ करने को, इंक्लूडिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी में हम इसमें क्या करते हैं, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि वो बच्चे जो अपने 5 साल भी लाइफ के पूरे नहीं कर पाते हैं, विद इन 5 ईयर्स के वो डेथ हो जाती है। डेथ देखा गया मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस है हंगर का, जिसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन कौन है? चिल्ड्रन है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की इम्प्रूव करते हैं, इसका मतलब हमें क्या है, जो हमें सबसे पहले जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना होगा। इसमें देखा गया जो वेस्टिंग, अगर हम सिर्फ 2 पैरामीटर्स को चेक करते हैं, दैट इज द वेस्टिंग और स्टंटिंग, वो सिर्फ पार्शियली कैप्चर करता है मोर्टेलिटी रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। अगर हम देखा जाए जो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ कैलोरीज अवेलेबिलिटी, मतलब सिर्फ ये नहीं मेजर करते कि कितने बच्चे ने कितनी कैलोरीज, मतलब 1100 कैलोरीज है जो 1400 कैलोरी जो एक दिन में लेनी चाहिए उतनी ली है या नहीं, बल्कि हमें और भी चीज़ें मेजर करना चाहिए। जैसे डाइट की क्वालिटी है, मतलब कितने उसने प्रोटीन्स लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी है वो लिए हैं या नहीं। तो डाइट क्वालिटी है उसको भी हमने कंसीडर करना है। चिल्ड्रन केयर, स्पेशली जो पर्टिकुलर जो वल्नरेबल है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से, उनको भी हम काउंट करते हैं। इसमें क्या हम करते हैं, इट इज़ सेंसिटिव टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फूड विद इन द हाउस होल्ड, मतलब कि एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, स्टंटिंग और वेस्टिंग एक न्यूट्रिशन इंडिकेटर है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सीवियरिटी स्केल होता है। जिस तरह आपके साइक्लोन होता है उसकी कितनी सीवियरिटी होती है, उसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। इसमें ये पता चल जाता है कि अगर किसी कंट्री का स्कोर लेस देन 9.9 है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो हंगर का है जो वो लो है। अगर 10 से 19.9 में, इसका मतलब मॉडरेट है। 20 से 14.9 के बीच में लाइक करता है तो इसका मतलब सीरियस है। 24 होगा ये, आई थिंक 34.9 है गाइस ये। 35 से 49.9 है तो इसका मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर ग्रेटर देन 50 स्कोर है किसी कंट्री का तो इसका मतलब एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन है उस कंट्री की। ठीक है, अभी क्या है फाइंडिंग्स देखो क्या क्या देखी गई है। नियरली 690 मिलियन पीपल हैं जो कि अंडर नरिश्ड है। 144 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो स्टंटिंग से सफ़र कर रहे हैं, और 47 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो सफ़र कर रहे हैं वेस्टिंग से 2018 में। और 5.3 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो अपने 5th ईयर से, मतलब कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जिनकी डेथ हुई है। अफ्रीका में स्पेशली जो सहारा के साउथ में जो कंट्रीज़ हैं या जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हंगर और अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा 3 कंट्रीज हैं जिसमें अलार्मिंग लेवल पे हंगर है, दैट इज़ चाद, तिमोर लेस्टे एंड मडागास्कर। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का रैंक है 94 आउट ऑफ द 107 कंट्रीज इन इंडेक्स में। इंडिया ने इतना पुअर परफॉर्म किया कि अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनसे भी उसने पुअर परफॉर्म किया है, जिनका स्कोर 75 और 88 है। और इंडिया का स्कोर कितना है, 20। इंडिया का जो है हंगर का जो स्कोर है वो काफ़ी क्या है, सीरियस है। ठीक है, इंडिया के पास हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन है, मतलब कि जो वेस्टेड चिल्ड्रन है, मतलब कि वो बच्चे जिनका वेट कम है एज कम्पेयर टू देयर एज, उसका प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा है। सिचुएशन देखा गया 2015 से 19 पीरियड में, मतलब कि इन 4 साल में सिचुएशन ज़्यादा बुरी हुई है। यहाँ इस वक्त क्या जो वेस्टेड चिल्ड्रन की जो परसेंटेज है इंडिया में वो कितने, 17.3%। जबकि अगर हम वही 2010 से 14 का अगर 4 साल का देखा जाए, उस वक्त तो ये
परसेंटेज थी वो कितनी थी 15.1% थी, जो अब बढ़ के कितनी हो चुकी है 17.3%। 14% इंडियन की पॉपुलेशन हो गया अंडर नरिश। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, न्यू रिसर्च शेड्स लाइट ऑन डिक्लाइनिंग स्टार फॉर्मेशन इन मिल्की वे गैलेक्सी। तो गाइज ये जो न्यूज़ है ये GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होगी। तो गाइज इस न्यूज़ को पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस न्यूज़ में एक्चुअली है क्या। तो गाइज इसमें ये बताया गया है कि अभी जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जो फॉर्मेशन होता है स्टार्स का वो डिक्लाइनिंग फेज में। अब ऐसा क्यों है, तो गाइज ये बताया गया जब हमारी गैलेक्सी बन रही थी तो उस वक्त क्या हाइड्रोजन गैस है वो काफ़ी एबिंडेंस में थी। ठीक है, ये माना जाता है कि जो स्टार्स की फॉर्मेशन के लिए जो मेन सोर्स है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो जब गैलेक्सी फॉर्म हुई थी तो काफ़ी अमाउंट में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी, जिस वजह से क्या है काफ़ी ज़्यादा स्टार्स है उस वक्त फॉर्म हुए। लेकिन अब क्या है धीरे धीरे क्या है जो हाइड्रोजन गैस की जो अमाउंट है वो घट रही है गैलेक्सी में, जिस वजह से जो स्टार फॉर्मेशन का जो रेट है वो भी के डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो गाइस यही जो न्यूज़ है जो न्यूज़ में थी, अब हम इसको ज़रा अच्छे से पढ़ते हैं। तो गैलेक्सीज किससे बनती है, मेनली गैस से और स्टार से। इसमें क्या होता है जो गैस होते हैं मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस है वो धीरे धीरे स्टार्स में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ गैलेक्सी। अगर आपने गैलेक्सीज को समझना है इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कितनी अमाउंट ऑफ गैस या स्टार्स चेंज हुए विद टाइम। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब गैलेक्सीज में किस तरह से स्टार फॉर्मेशन की एक्टिविटी होती है ये 8 से 10 बिलियन ईयर्स एगो से हो रही है, लेकिन अभी क्या है अभी डिक्लाइनिंग फेज में है। अब इस डिक्लाइन का क्या कोज है ये अननोन है, क्योंकि किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे एनवायरनमेंट में गैलेक्सी में कितने अमाउंट में एटॉमिक हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। लेकिन अभी एस्ट्रोनॉमर्स कहाँ के, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों इंस्टीट्यूट के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एटॉमिक हाइड्रोजन गैस कितना कंटेंट है उसको मेजर किया है जो स्टार को फॉर्म होने के लिए जरूरी है। ठीक है, इससे क्या है इसमें ये पाया गया है जब गैलेक्सी बन रही थी, अर्ली गैलेक्सी जब बन रही थी तब काफ़ी अमाउंट में स्टार का फॉर्मेशन हुआ, जिस वजह से जो एटॉमिक गैस थी वो इनिशियली ही ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो गई स्टार फॉर्मेशन में पहले 2 बिलियन ईयर्स में। ठीक है, उसके बाद ये गैलेक्सीज में उस अमाउंट ऑफ गैस में नहीं बची, मतलब कि हाइड्रोजन गैस उस अमाउंट में नहीं बची, जिस वजह से जो स्टार फॉर्मेशन एक्टिविटी है वो डिक्लाइन होगी फाइनली। ठीक है, अब हम एटॉमिक हाइड्रोजन कंटेंट कितना है गैलेक्सी में उसको कैसे मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग जिएंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। अब ये जो टेलीस्कोप है वो किसके द्वारा सेटअप किया गया है, वो यही हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है उसी के द्वारा डेवलप किया है, जो इन्वेस्टिगेट करता है डिफरेंट एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम रेंजिंग फ्रॉम नियर बाय सोलर सिस्टम टू द एज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया ऑन द रोड टू बी ट्रांसफैट फ्री बाय 2022 यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो गाइस अगेन ये जो न्यूज़ है GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में जाएगी अंडर हेल्थ। ठीक है, तो देखो आपको पता है हमारा इंडिया का एम क्या है कि ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना है 2022 तक। अभी क्या है एट प्रेजेंट जो इंडिया की जो रेगुलेशन है वो हमारे फूड में ट्रांस फैट की जो लिमिट है वो 5% अलाउड कर रही है, लेकिन जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका जो एम है वो चाहता है कि हम 2022 तक क्या है इसकी जो लिमिट है 2% तक रिड्यूस कर दें बाय ईयर 2022। तो 2018 में WHO ने एक प्रोग्राम रिलीज़ किया था जिसका नाम था रिप्लेस, जिसमें उसने एक गाइडेंस प्रोवाइड करी कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हो, जो ट्रांस फैटी एसिड्स इंडस्ट्रीज के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे आप एलिमिनेट कर सकते हो अपनी ग्लोबल फूड सप्लाई में बाय 2023। ठीक है, तो क्या देखो ट्रांस फैट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरली होते हैं जैसे जो मिल्क फैट या जो एनिमल्स प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, और एक जो इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हमारे लिए खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू जो नेचुरल होते हैं। ठीक है, अब हम जरा ये पढ़ लेते हैं ट्रांस फैट हो क्या। तो कोई फूड टॉक्सिन होता है जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स OS में प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली किस में पाए जाते हैं, जो बेक्ड फूड्स होते हैं या जो फ्राइड फूड्स होते हैं। इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं इंडिया में। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, नेचुरली अकरिंग ट्रांसफैट्स जो मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स में होते हैं, या फिर जो एनिमल्स की वजह से जो फूड्स बनता है, एनिमल प्रोडक्ट्स की वजह से जो फूड बनता है उसमें पाए जाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गया। इसके अलावा क्या होता है आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स होते हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हम क्रिएट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम लिक्विड जो वेजिटेबल ऑयल्स है उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ताकि हम उस फूड की शेल्फ लाइफ को क्या कर सके, बढ़ा सकें। ठीक है, तो इसमें यही होता है। ठीक है, जो आप देखो आपको पता ही जो हमारी मार्केट की आइटम्स होती हैं इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स ऐड होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जो WHO ने रिप्लेस प्रोग्राम लेके आया था उसके अंदर देखो 6 स्ट्रेटेजिक एक्शन थे,
देखो इसमें यही था कि जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स हैं उनका डाइटरी सोर्स क्या है उसको रिव्यू करना था और उसके लिए जो भी पॉलिसी रिक्वायर्ड है उसको इम्प्लीमेंट करना था। इसके अलावा क्या है, इंडस्ट्री प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट्स हैं उसको हम किस तरह से उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद हेल्थियर फैट्स एंड ऑयल्स, ये था इसके अंदर। तीसरा इसमें यह था कि किस तरह से हम कोई लॉज लेके आ सकते हैं या कोई रेगुलेटरी एक्शंस को इनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम एलिमिनेट कर सकें इंडस्ट्री प्रोड्यूस ट्रांसफर। फोर्थ इसमें है कि हम मॉनिटर कर सकें ट्रांसफर कंटेंट का कि फूड सप्लाई में कितना कंटेंट है इसका और किस तरह हम इसके कंजप्शन को चेंज कर सकते हैं हमारी पॉपुलेशन में। अवेयरनेस हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह इसके नेगेटिव हेल्थ फैक्टर्स हैं इन ट्रांस फैट्स के अमंग पीपल्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पॉलिसीज़ रेगुलेशंस के साथ आप किस तरह कंप्लायंस करें उसको किस तरह हम एनफोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक कि रिप्लेस के अंदर क्या 6 स्ट्रेटेजिक एक्शन है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन गाइस मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इस वजह से क्या मैं ढंग से नहीं बोल पा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बिगर बर्डन देन द अर्ली डेथ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज बाय लैंसेट। अगेन गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 में कवर होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। तो गाइस इसमें देखो आपको नाम से पता चल गया होगा, इसमें ये बताया कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इंडिया में नियरली उसकी वजह से 71% डेथ होती है, ठीक है। और ये ज़्यादा हमारा बर्डन है एज़ कम्पेयर टू अर्ली डेथ, मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग। लेकिन जो प्राइमरी थिंग है वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखो जो ये रिपोर्ट की हाईलाइट क्या है, इन्होंने बोला जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जो आपको डिसेबिलिटी होती है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द ग्लोबल डिजीज बर्डन। डेथ्स जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से, मतलब कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जैसे आपका खांसी जुकाम में जो कोरोना हो गया, इनकी वजह से जो डेथ हो रही है वो इतनी नहीं होती, उनका जो नंबर है वो फॉल हो रहा है सब्सिटेंशली। इंडिया में अगर देखा गया एयर पोल्यूशन, हाइपरटेंशन, टोबैको यूज़, पुअर डाइट या जो हाई ब्लड शुगर, इनकी वजह से ये 5 मेजर फैक्टर्स हैं जो इंडिया में जिसकी वजह से डेथ होती है 2019 में। अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक मेडिकल कंडीशन होती हैं, डिजीज़ होती हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से नहीं फैलती, मतलब कि कम्युनिकेबल नहीं होती, सिंपल आपको समझ में हो गया। बाकी जो ये डिजीज़ होती हैं क्रोनिक नेचर में होती है, मतलब कि लॉन्ग टर्म टाइम के लिए होते हैं। ये आपको जेनेटिक इनहेरिटेड भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स की वजह से। बिहेवियरल फैक्टर्स के मतलब जैसे आपको जंक फूड खाना पसंद है, फिजिकली एक्टिव रहना नहीं पसंद है, इनकी वजह से भी क्या कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया में देखा गया 71% जो इंडिया में नहीं ग्लोबली देखा गया 71% जो डेथ्स होते हैं वर्ल्ड वाइड वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट या टोबैको यूज़ या अल्कोहल का हार्मफुल यूज़, दे आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स विच कोज दिस डेथ। मेजर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो कौन कौन से, हार्ट डिजीज़ दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर हो गया, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया। इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम इन सबको प्रिवेंट कर सकें। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, ये प्रोग्राम लिया गया, इंडिया ने इनिशिएट किया गया। इसके अलावा इंडिया पहली कंट्री जिसने अडॉप्ट किया था नेशनल एक्शन प्लान विद स्पेसिफिक नेशनल टारगेट्स एंड इंडिकेटर, जिसका एम था कि हम क्या कर सकें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जो डेथ्स होते हैं उनको 25% रिड्यूस कर सकें बाय 2025, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रिपोर्ट पे चलते हैं। सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एट ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। देखो हम सबसे पहले ये समझना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या, एक प्रोमिसरी नोट होता है जो कोई भी इंडिया का सिटीजन या जो भी इंडिया की कंपनी जो कि इंडिया में है वो खरीद सकती है SBI की कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस से, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, यूनियन बजट 2017-18 में शुरू हुई थी। इसका अटेम्प्ट ये था कि किस तरह से पॉलिटिकल फंडिंग में जो कैश यूज़ होता है या जो ब्लैक मनी यूज़ होती है उसको हम कर्ब्स कर सकें। सेकंड क्या, पॉलिटिकल पार्टीज में जो फ्रॉड होता है उनको, जो फ्रॉड पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकें जो मेनली टैक्स इवेजन के पर्पज से फॉर्म की जाती है। तीसरा हम क्या कर सकें, डोनर को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ड्यू टू द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर। जरा हम और पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल फंडिंग ऑफ क्लीन अप। इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रोमिसरी नोट होता है, एक इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या है, देखो कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देना चाहता है तो वो दे सकता है, ठीक है। कौन इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं, हमने अभी पढ़ लिया, कोई भी इंडिया का सिटीजन या जो भी इंडिया की कंपनी जो इंडिया में ही है। अब कितने रुपीज़ में यह बॉन्ड, कितने डिनोमिनेट मतलब कि कितने रेंज में होता है, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह से परचेज कर सकते हो। ये आप कब खरीद सकते हो, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये 4 महीने, इनके 10 दिन में आप इसको परचेज कर सकते हो। लाइफ स्पैन देखो जब भी आपको इशू करेंगे 15 दिन में क्या है आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा, ठीक है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इसको रिसीव कर सकते हैं, इस डोनेशन को रिसीव कर सकती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिसने लास्ट इलेक्शन में लोकसभा में 1% वोट्स को क्या किया हो, एटलीस्ट सिक्योर किया हो, या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में
क्या किया, सिक्योर किया, और वो रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक है। सो गाइस आई होप आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है उसके बारे में बेसिक नॉलेज आ गई है। ठीक है, अब हम ये पढ़ लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, कॉर्पोरेट मिसयूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करती है या डोनेशन देती है तो उस कंपनी की जो क्या है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, और ना ही उसकी फंडिंग पे लिमिट लगाई जाती कि उसको ये नहीं है कि आपको 1 लाख ही लेने हैं या 2 लाख की लेने हैं, तो उस पर लिमिट नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप उस पॉलिटिकल फंडिंग को मिसयूज़ कर सकते हो। तीसरा क्या है, इस पॉलिटिकल फंडिंग को सिर्फ जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वही यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 1% वोट्स को सिक्योर कर रखो एटलीस्ट, या तो लोकसभा इलेक्शन में या स्टेट असेंबली इलेक्शन में। इस वजह से क्या है, ये फ्यू पॉलिटिकल पार्टी से रिसीव कर पाती हैं, जिस वजह से जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको वो मेंटेन नहीं रह पाता। ठीक है, अभी क्या सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने कुछ स्टैंड लिया था इलेक्टोरल बॉन्ड में। सेंटर ने ये बोला था कि हमें पॉलिटिकल फंडिंग को अलाउ करना चाहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करती है इन फंडिंग एंड डोनेशन रिसीव्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने बोला था इससे क्या होगा, हमारी ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड इट कुड लेड टू द इंक्रीज यूज ऑफ ब्लैक मनी फॉर पॉलिटिकल फंडिंग थ्रू शेल कंपनी। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ में बढ़ते हैं। सबसे पहले लोकल कमेटी, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं लोकल कमेटी है किस लिए। तो अगर अभी आपको पता है दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ता है और इसका सबसे बड़ा कोज क्या है, स्टबल बर्निंग। तो उस स्टबल बर्निंग को बैन किया गया है पंजाब हरियाणा रीजन्स में, तो उसको मॉनिटर करने के लिए लोकल कमेटी को बैठाया गया। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकर है उनको 1 मैन कमेटी का मैम मतलब कि जो चेयरमैन है उनको बैठाया गया ताकि वो मॉनिटर कर सके कि आप पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश या जो दिल्ली एनसीआर है वो स्टेबल बर्निंग पे जो बैन लगाया उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस कमेटी को अपॉइंट करने का ऑब्जेक्टिव यही है ताकि हम जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट कर सकें ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज, सो दैट जो ये पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, सेकंड है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी नाम से पता चल रहा है, देखो इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, रशिया, ताजिकिस्तान। देखो इसके अंदर क्या है, अगर सपोज करो कोई अर्मेनिया पर अटैक करता है तो इसका मतलब ये अटैक सभी कंट्रीज़ पे गिना जाता है, मतलब कि और सभी कंट्रीज है जो 5-6 कंट्रीज है वो अर्मेनिया की हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। देखो जो ये स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी एस्टेब्लिश हुई थी, कब हुई थी, 1992 में उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। ये रशिया लेड मिलिट्री एलियंस है जो इंश्योर करता है कि अगर कोई भी मेंबर एक्सटर्नल एग्रेशन फेस कर रहा है तो कलेक्टिव डिफेंस आपको इंश्योर कराता है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या है, अगर एक के आपने ऊपर अटैक किया उसको अटैक माना जाएगा अगेंस्ट ऑल द एलियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बायो रेमिडिएशन। तो गाइस ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ जब मैंने आपको PT 365 कराया। तो बायो रेमिडिएशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं या जो कंटेमिनेंट्स हैं उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या फिर एंजाइम्स की हेल्प से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं या फिर न्यूट्रलाइज करते हैं। अभी क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने एक इको फ्रेंडली क्रूड ऑयल बायो रेमिडिएशन मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जिसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोब्स, मैराइन जो माइक्रोब्स होते हैं उनका कंसोर्टियम को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब गाइस आप ये भूल जाओ कंसोर्टियम क्या होता है। देखो कंसोर्टियम में क्या होता है, मेनली क्या होता है, जैसे माइक्रोब और एल्गी या एल्गी बैक्टीरिया, इन दोनों के मिक्सचर को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, देखो ऑफकोर्स ये क्या करेगा, एनवायरनमेंट में से कंटेमिनेंट को रिमूव करेगा। इसमें क्या आएगा, ये हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग बैक्टीरिया आएगा जो हाइड्रोकार्बन के सर्वाइवल पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके अंदर एक मेटाबॉलिक मैकेनिज्म होएगा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा कार्बन सोर्स के लिए भी, एनर्जी सोर्स के लिए भी, और इस तरह वो ऑयल स्पेस को क्लीन करेगा। ठीक है, शीत ब्लाइट डिजीज आपको पता ही राइस में होती है, राइस की ईल्ड को इन्फेक्ट करती है। देखो एक फंगल डिजीज है, किसकी वजह से होती है, रीजोटोनिसोलोनी की वजह से होता है। इसमें क्या लीव्स को इन्फेक्ट कर देता है या फिर रैपिडली जो इसके लीव्स होते हैं वो गिरने लगते हैं, यील्ड में रिडक्शन हो जाती है। ये मेनली कहाँ पे होती है, जहाँ वो एरिया जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, नियरली 28 to 32 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर वो एरिया जहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, या फिर जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है फ्रॉम 85 to 100%। प्लांट्स मेनली वल्नरेबल होते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अभी की एक रिसेंट स्टडी करी है किसने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम ने, जिसने ये शो किया है कि अगर हम पैथोजन का मॉड्यूलेट करते हैं, उसके फंक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं तो हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब है काला संस्कृति विकास योजना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं काला संस्कृति विकास योजना है क्या। तो कहती है एक अम्ब्रेला स्कीम है जो प्रमोट करती है आर्ट एंड कल्चर को हमारी कंट्री में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी क्या कुछ गाइडलाइन इशू करी हैं कि किस तरह से हम कुछ कल्चर इवेंट्स या कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन मोड में हेल्प रख सकते हैं अंडर वेरियस स्कीम कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। देखो इसका एम क्या है, ताकि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें टू डिफरेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड क्यों करेगी, ताकि हम आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर सकें, ठीक है, या फिर कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकें, या फिर हम सेफ गार्ड कर सकें अपने इनटेंगिबल कल्चर हेरिटेज को। इनटेंगिबल कल्चर हेरिटेज का मतलब होता है जैसे कोई डांस फॉर्म हो गया, थिएटर फॉर्म होगी, इन सबको हम इनटेंगिबल बोलते हैं, मतलब जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते। लाइक जो मोन्यूमेंट्स होते हैं वो टेंगिबल में आते हैं, ठीक है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ये कौन थे, रिसेंटली के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को ट्रिब्यूट किया उनकी 350 बर्थ जयंती पे। ये मिन्हास राजपूत फैमिली में बोर्न हुए थे और सिख वॉरियर भी थे। इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई भी करी थी 18th सेंचुरी में आफ्टर मीटिंग विद श्री गुरु गोबिंद सिंह। इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करने में अपना रोल निभाया था एंड प्रोप्राइटरी राइट्स ग्रांट किए थे टू द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द लैंड। 1715 में बंदा बहादुर को फारूक शेर ने डिफीट किया था और उनको डेथ पुट कर दिया था इन 1716। लास्ट न्यूज़, जोजिला टनल। अभी क्या है, वर्क स्टार्ट हो चुका है जोजिला टनल का। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा श्रीनगर वैली से लेकर लेह में और नेशनल हाईवे वन, ठीक है। ये प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर सेफ कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर, द्रास, कारगिल एंड लेह रीजन, जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या आप सेफली क्या ट्रैवल कर सकते हैं श्रीनगर कारगिल लेह सेक्शन NH1 के। यहाँ पे अवलेंचेस भी नहीं होंगे और आपका जो ट्रैवल टाइम है वो नियर अबाउट 3.25 घंटे का जो ट्रैवल टाइम है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स मैगजीन कंप्लीट होती है। अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।